हेलो, हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? यस और नो? रूपा, सलोनी, ओके। ऑडिबल हूँ ना मैं? ओके, ओके, ओके। चलो, एग्जैक्टली वी विल स्टार्ट एट 10 AM। एक्चुअली अपना जो टाइमिंग है ना, वही टाइमिंग पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है? 10 AM को। तो और किसी को अगर ज्वाइन करना है तो वो सब भी यहाँ पे अपने साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि मैंने सबको 10 बजे का बोल के रखा है। ओके, तो थोड़ा लेक्चर के बारे में मैं बोल दूँ आप लोगों को कि स्पेशली अभी जो मैं टारगेट करने जा रहा हूँ, ठीक है? दैट इज़, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, करंट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड 2021, ठीक है? आप सब लोगों को पता है कि बोर्ड के अंदर अभी सीबीएसई बोर्ड के अंदर एज वेल एज गुजरात बोर्ड के अंदर एमसीक्यू आपके पूछे जाते हैं, ठीक है? और गुजरात बोर्ड के अंदर एमसीक्यू आपके ऑलमोस्ट 50% है। तो 50% वहाँ पे एमसीक्यू पे फोकस करें, और सेकेंड पार्ट हमें यूजफुल जो होगा दैट विल बी इन गुड सेट एग्जामिनेशन। हमें गुड सेट एग्जाम के अंदर भी वो यूजफुल होगा। तो हमें यहाँ पे दोनों को टारगेट करके आगे जाना है, ठीक है? तो बोर्ड प्लस गुड सेट को टारगेट करके जाएंगे अभी हम, ठीक है? तो 10 बजे स्टार्ट करेंगे। तो 2 मिनट वेट करो, अभी 4 मिनट बाकी है अभी, ठीक है? थोड़ा मैंने अर्ली स्टार्ट किया है। आपको और भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में मुझे बोल सकते हो। रूपा, सलोनी, स्वेन, ओके। वी विल स्टार्ट एट 10 AM शार्प। लेक्चर फ्लो में आपको दिखा देता हूँ क्या क्या हम करने वाले हैं, ठीक है? पहले थर्ड यूनिट के सारे फार्मूलाज हम देखेंगे, अलग अलग जो आपने आपके बोर्ड के अंदर क्लास बुक के अंदर आपने लर्न किया होगा क्लास वर्क में, ठीक है? तो ये सारे फार्मूलाज हम लर्न करेंगे। सर, योर साउंड इज नॉट कमिंग। सलोनी, आवाज आ रही है मेरी? यस और नो? सलोनी, आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल? रूपा, इन लोगों को तो आवाज आ रही है, आपका प्रॉब्लम है, चेक करो तो जरा। चेक करो। अभी आ रही है आवाज? हेलो, सलोनी? हाँ, तो रूपा आपका प्रॉब्लम है, चेक करो वहां से एक बार। यहाँ से सब क्लियर है, फिर भी मैं चेक करता हूँ एक बार। चलो, तो कितने बजे? 9:58, ओके। तो लेक्चर फ्लो में अपने ये सारे देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है? फार्मूलाज होंगे, ठीक है? फिर देखो उनके रिलेटेड यहाँ पे सारे फार्मूलाज, पूरे यूनिट के सारे फार्मूलाज मैंने यहाँ पे आपको रिवाइज करवाए, ठीक है? तो सबसे पहले फार्मूलाज को हम रिवाइज करेंगे, फिर हम एमसीक्यू स्टडी करेंगे इनके बेसिस के ऊपर, कि यही सारे फार्मूलाज के बेसिस पे एमसीक्यू हमें प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है? तो वो भी आज के लेक्चर में यहीं पे हम करेंगे, ठीक है? ए पोटेंशियोमीटर की हेल्प टू कंपेयर दी एमएफ ऑफ टू सेल। फिर देखो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए हमने यूज़ किया था, ठीक है? फिर इनके बेसिस पे एमसीक्यू आपकी होगी, जो हम 1 बाय 1 सारे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलो, तो ऑलमोस्ट 1 मिनट बाकी है और मैं स्टार्ट कर देता हूँ अभी। ऑलमोस्ट टाइम हो गया अपना, ठीक है? जस्ट 1 मिनट वेट कर लो, फिर एग्जैक्ट 10 को मैं स्टार्ट कर दूँ। जस्ट 1 मिनट वेट कर लो आप। तो ओके, चलो। तो थर्ड यूनिट एमसीक्यू लेक्चर है स्पेशली फॉर फार्मूलाज एंड एमसीक्यू,
ठीक है। अब देखो ये लेक्चर के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे, तो पूरे यूनिट के सारे फार्मूलाज एंड उनके रिलेटेड जो एमसीक्यू होंगे वो प्रैक्टिस करेंगे। अब देखो ऐसा नहीं कि एक ही लेक्चर होगा अपना ऐसे, ठीक है, हम ऐसे ही और लेक्चर लेके आएंगे, ठीक है। और मैक्सिमम मैं टारगेट करूंगा कि एक यूनिट से एटलीस्ट 100 एमसीक्यू आपको करवा पाऊँ मैं। एक यूनिट से एटलीस्ट 80 टू 100 एमसीक्यू हम टारगेट करेंगे, ठीक है। तो आपको बोर्ड की एग्जामिनेशन के लिए एज वेल एज दी गुड सेट एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी अच्छा रह जाएगा। अब देखो कि जब भी आप बैठो एमसीक्यू करने, तो आप याद रखो आपके पास एटलीस्ट नोटबुक और एक पेन होनी चाहिए, ठीक है, तो प्रैक्टिस कर पाओ। चलो, तो थर्ड यूनिट एमसीक्यू सेशन है आज का अपना, क्लियर। तो थर्ड यूनिट एमसीक्यू सेशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, तो देख लो फार्मूलाज करने हमें और पेन, ओके, ठीक है, हमें फार्मूलाज करने और इनके साथ में हमें एमसीक्यूज भी करने, ठीक है। चलो, तो देखो फर्स्ट फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आप सबको पता है ना, आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी। क्यू क्या होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, और टी क्या होगा, टाइम इंटरवल। फिर देखो आपने स्टडी किया था ना कि अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होंगे, ठीक है, तो आपको कितना चार्ज क्रॉस करके जाएगा, तो वो भी आप निकाल सकते हो फ्रॉम द क्वांटाइजेशन फार्मूला Q इज इक्वल टू एन ई, ठीक है। तो वेर एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज। फिर देखो सेकेंड, कि अगर मानो कि मैं यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज को कंसीडर करूँ जो इनके अबाउट घूम रहा है ऐसे, ठीक है, ये सर्कुलर मोशन कर रहे हैं यहाँ पे, तो उनसे जो करंट फॉर्म होगा उनका फार्मूला क्या होगा, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब देखो ये जो टी होगा ना, यहाँ पे ये जो टी होगा दैट विल बी टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड कौन सा, टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, टाइम पीरियड कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, ठीक है, एक सर्कल कंप्लीट करने का उनका टाइम पीरियड। तो देखो ये टाइम पीरियड टी क्या होगा, टू पाई आर डिवाइड बाई वेलोसिटी, ठीक है, टू पाई आर डिवाइड बाई वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऊपर जाएगा तो ये क्या बनेगा, क्यू वी डिवाइड बाई टू पाई आर। और आपको पता है ना फ्रॉम द क्लास 11 फार्मूला, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, v इज इक्वल टू अक्षिता श्रीवास्तव। बेटा यहाँ पे पढ़ लो, आप व्हाट्सएप बाद में करना, ठीक है। v इज इक्वल टू ओमेगा आर फ्रॉम द क्लास 11, ठीक है। तो बस उसी को मैंने यहाँ पे लिखा, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर करूँगा तो एक आर आर आपका यहाँ से कैंसिल होता है, ठीक है। तो आंसर क्या बचेगा आपके पास, क्यू ओमेगा डिवाइड बाई टू पाई। आंसर क्या रहेगा, क्यू ओमेगा डिवाइड बाई टू पाई। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो। So I is equal to q omega divided by 2 pi, where omega will be its angular velocity. Okay. So next formula किसका होगा, करंट डेंसिटी का। देखो लास्ट लेक्चर में प्रॉब्लम हुआ था ना राइटिंग का, तो अभी ऑलमोस्ट मैंने सब लिख के ही रखा है, मुझे खाली आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चलो, तो करंट डेंसिटी क्या होगा, जे किसके बराबर होगा, I डिवाइड बाई ए, करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, जे आई डिवाइड बाई ए। तो ये देखो यहाँ पे एक कंडक्टर है, ये आपका एक कंडक्टर है, ठीक है, और ये इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर करूँ, ठीक है, ये यहाँ पे इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया में कंसीडर करूँ, तो ये जो होगा ना वो एरिया वेक्टर होगा। ये कौन सा होगा, एरिया वेक्टर, एरिया नॉर्मल, जो आपकी क्रॉस सेक्शन से परपेंडिकुलर होगी और करंट की डायरेक्शन भी देखो सेम है, ठीक है, क्लियर। तो जे क्या होगा, आई डिवाइड बाई ए। अब देखो कि एक्चुअली ना वेक्टर फॉर्म में देखोगे ना, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर होगा, और एरिया वेक्टर हमें कौन सा कंसीडर करना है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये तो सही हो गया आपका सिंपल, क्योंकि आपका क्रॉस सेक्शनल ऐसे था, ठीक है, क्लियर। लेकिन यहाँ पे देखो जे इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा, आई डिवाइड बाई ए कॉस थीटा। तो ये यहाँ पे आपका जो क्रॉस सेक्शनल ए वाला था ना, उनकी जगह पे यहाँ पे अपनी क्रॉस सेक्शनल ऐसे बनेगी क्रॉस में, ठीक है। तो उनका एरिया नॉर्मल देखो यहाँ पे करंट के डायरेक्शन के साथ कोई थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये जो एरिया नॉर्मल करंट के डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, तो उनके दो कंपोनेंट में ले सकता हूँ ना,
एक इनका ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा और एक ये कंपोनेंट कौन से डायरेक्शन में बनेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे कौन सा एरिया रहेगा, एरिया वेक्टर या तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो करंट की डायरेक्शन में होगा वही एरिया नॉर्मल को आपको कंसिडर करना है। ठीक है, चलो उनका ऐसा यूनिट क्या होगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट क्या होगा, करंट डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। चलो कोई मुझे इनका डायमेंशनल फार्मूला बोलेगा, व्हाट विल बी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, चलो कौन बोलेगा, what will be dimensional formula of current density? Here this is for ampere, so this will be A1 and this is meter square, तो L2 होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये m माइनस टू L माइनस टू L माइनस टू A1, यस और नो, ये इनका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा कि नहीं, क्लियर, L माइनस टू A1 विल बी डायमेंशनल फार्मूला। ओके, वेरी गुड शीतल, है ना। चलो तो ये करंट डेंसिटी था। फिर देखो नेक्स्ट है ओम्स लॉ। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है आपका, ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ आप सबको पता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर एज पर दी ओम्स लॉ। ठीक है, क्लियर, ये आपका ओम्स लॉ रिप्रेजेंटेशन करेगा V इज इक्वल टू आई आर। तो आपको यहाँ पे मिला था ना R इज इक्वल टू V डिवाइड बाई आई, तो आपको यहाँ पे क्या मिला, रेजिस्टेंस मिला। अब देखो कि रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला निकालना आपको। ठीक है, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस क्या निकलेगा, तो देखो यहाँ पे ये आपका क्या बनेगा, पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला, और ये जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो क्या होगा, करंट का डायमेंशनल फार्मूला। तो ये आपको मिल जाएगा रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला, जो किसके बराबर होगा, याद रखना डायमेंशनल फार्मूला मैंने क्लास 11th में भी बोला था आप लोगों को काफ़ी बार, कि डायमेंशनल एनालिसिस वाला जो टॉपिक है ना, वो काफ़ी हर जगह पे, मतलब ऑलमोस्ट मैं बोलूँ तो 12th के अंदर हर एक यूनिट के अंदर कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटर है कि आप वो मेथड याद रखो, या तो आपको यूनिट याद होना चाहिए या तो उनका इक्वेशन याद होना चाहिए। ठीक है, तो आप अच्छे से कर पाओगे। तो देखो रेजिस्टर का डायमेंशनल फार्मूला, मैं हाईलाइटर चेंज कर रहा हूँ, तो रेजिस्टर का डायमेंशनल फार्मूला मुझे ये वाला मिलेगा कि सर ओके चलो ये तो मैं मान गया कि आपने यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला से लिख दिया, लेकिन मेरा प्रॉब्लम क्या है कि मुझे तो मानो कि ये पोटेंशियल का भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं पता, V का डायमेंशनल फार्मूला भी नहीं पता। तो याद है आपको एक इक्वेशन, W इज इक्वल टू सेकेंड यूनिट, W इज इक्वल टू Q इलेक्ट्रिक चार्ज इंटू पोटेंशियल V। तो V क्या होगा, W डिवाइड बाई Q, यस और नो। तो यहाँ से आप देखो, तो आपको ये याद होना चाहिए, W आपका वर्क डन था और Q क्या होगा, आपका चार्ज होगा। तो वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला M1 L2 T माइनस टू डिवाइड बाई ये क्या होगा, A1 T1। तो आपको यहाँ से पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला मिल जाएगा, अगर याद नहीं होगा तो रट्टा नहीं करोगे बिल्कुल। ठीक है, तो ये आपको क्या मिल गया, रेजिस्टर का डायमेंशनल फार्मूला। चलो फिर देखो रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, तो ये फॉर्मूला सबको याद है, R इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए, यस और नो। तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, R इंटू ए क्या होगा, एरिया ऑफ कंडक्टर, L क्या होगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, देखो इनका यूनिट होगा ओम, इनका यूनिट होगा ओम, एरिया का होगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, और ये जो लेंथ है ना L, उनका होगा मीटर। तो यूनिट क्या रहेगा, एक मीटर आपका कैंसिल होगा, तो यूनिट क्या रहेगा, ओम इंटू मीटर रहेगा कि नहीं। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या रहेगा, ओम इंटू मीटर। तो डायमेंशनल फार्मूला देखो, ये देखो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला ये वाला जो था वही। ठीक है, फिर मीटर स्क्वायर मतलब एरिया का डायमेंशनल फार्मूला लिखा, और यहाँ पे एल है, तो एल किसके लिए, लेंथ के लिए, तो उसका डायमेंशनल फार्मूला, पोल आएगी बेटा, एक विनर पोल कब आएगी, मैं डायमेंशनल ये सारा बेसिक आपको क्लियर करवा दूं, फिर पोल करेंगे हम। ठीक है, काफ़ी एमसीक्यू है, और ऐसा हर एक यूनिट के ऑलमोस्ट मुझे 100 एमसीक्यू को टारगेट करना है। ठीक है, चलो तो ये क्या होगा, L1 होगा कि नहीं, क्लियर। तो ये क्या बनेगा, रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फार्मूला।
देखो यहाँ पे यूनिट से भी बोल सकते हो ना कि सर ये ओम इंटू मीटर है, तो खाली मुझे एक L1 ऐड करना है। देखो वही है, ठीक है, मुझे खाली एक L1 ऐड करना है। यहाँ पे L2 था ना, तो यहाँ पे क्या रहेगा L3, ठीक है, इतना खाली डिफरेंस है दोनों के बीच में। चलो फिर नेक्स्ट, कंडक्टेंस। तो देखो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, ठीक है, क्लियर। और कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा, मो। आप देखो उल्टा रीड करोगे, ओम का उल्टा सिंबल दिख रहा है ना और देखो OHM, तो यहाँ से रीड करूँ तो मो, ठीक है, ओम का उल्टा। अब देखो डायमेंशनल फार्मूला की बात करूँ, तो डायमेंशनल फार्मूला आपको जो यहाँ पे रेजिस्टेंस का दिख रहा है ना, उनके अंदर जो प्लस में पावर है ना, M+1 L+2 T-3 A-2, तो प्लस पावर आपकी माइनस बनेगी और माइनस पावर वहां पे क्या बन जाएगी, प्लस बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कंडक्टेंस। देख लो यहाँ पे पहले तो क्या बन गए, माइनस बन गए, ठीक है, और ये देखो 3 और ये 2 क्या बन गए, प्लस बन गए, ठीक है, क्लियर। समझ में आ रहा है, यस और नो? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अभी देखो पोल क्रिएट कर दिया, लो अब के लिए कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ऑलमोस्ट 21 स्टूडेंट अभी कनेक्टेड है, ठीक है। अरे भाई 11% को समझ में नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा तो फिर बंद कर दो, टाइम वेस्ट मत करो। ऐसा थोड़ी यहाँ पे बैठ के स्टडी करना जरूरी है, ठीक है। 91% लोगों को समझ में आ रहा है, तो मतलब थोड़ा तो मैं अच्छा पढ़ा लेता हूँ, है ना। चलो, तो ये डायमेंशनल फार्मूला होगी, क्लियर। चलो कंडक्टेंस का, फिर देखो कंडक्टिविटी। तो देखो कंडक्टिविटी क्या होगा, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, ठीक है। तो सर मुझे अच्छे से समझ आया, ओके, अच्छा है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देखो ये जो रेजिस्टिविटी है ना, उनका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, जैसे कंडक्टेंस के लिए किया था, वैसे ही यहाँ पे ये जो प्लस पावर है वो माइनस बनेगा, माइनस वाला पावर क्या बनेगा, प्लस बनेगा, ठीक है। तो इनका डायमेंशनल फॉर्मूला आप नोट कर लो, ठीक है। एक काम करना, जब भी अपना लेक्चर खत्म हो जाए ना, तो नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड दी पीडीएफ, तो अपना वहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। चलो फिर देखो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला, इनके बेसिस पे मैंने आपको ना एक्सरसाइज के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर आप देखोगे ना, तो अब एनसीईआरटी वाले सब देखेंगे अगर, तो ये डायमेंशनल ये जो फार्मूला थी उसके बेसिस पे हमने न्यूमेरिकल्स किए थे। एक हीटर वाला था, आइस पॉइंट वाला था, स्टीम पॉइंट वाला था, ठीक है। तो ये याद रखो, ये कौन है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, कि अगर टेम्परेचर चेंज होगा, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टर भी चेंज होगा, ठीक है। तो ये अल्फा क्या था, आपका टेम्परेचर कोएफिशिएंट था। तो कभी कभी आपको ये सारे डेटा गिवन होगा और एक किसी एक को फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। और अगर नहीं गिवन होगा तो इनडायरेक्टली आपको कोई और मेथड यूज करके इनको फाइंड आउट करना रहेगा, ठीक है। और वैसे ही एक और रिलेशन थी रेजिस्टिविटी के लिए, अगर आप सबको याद होगा तो इक्वेशन था ना कि रो इज इक्वल टू रो नोट सेम टू सेम, ठीक है, रो नोट 1 प्लस, देखो ये लिखने में दिक्कत हो रही है मुझे, ठीक है, ये सेम ऐसे इक्वेशन थी ना, रो इज इक्वल टू रो नोट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नोट, तो वहाँ पे रेजिस्टिविटी का रिलेशन था, ठीक है। तो कोई भी पूछे हमें याद होना चाहिए। और देखो अगर कभी डायरेक्टली कोएफिशिएंट पूछे, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, तो उनका फॉर्मूला याद रख लो, आर माइनस आर नोट डिवाइड बाय आर नोट इंटू टी माइनस टी नोट, क्लियर। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का फार्मूला होगा। चलो फिर देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपका फार्मूला था, ये आपका इलेक्ट्रॉन था, ये कैपिटल ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था, एम क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ए टाउ क्या था आपका, रिलैक्सेशन टाइम पीरियड था, ठीक है, टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, क्लियर, यस और नो। चलो, तो यहाँ पे देखो रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वॉइस तो सबको आ रही है, यस और नो? वॉइस आ रही है सबको, हाँ कि ना? हैंड्स फ्री यूज कर लो,
हाँ, सबको आवाज आ रही है। ओके, सबको आ रही है। कि और क्या प्रॉब्लम हुआ? चलो, तो ये रिलेशन था आपका, ये इलेक्ट्रिक करंट था, एन आपकी नंबर डेंसिटी थी, एन क्या थी आपकी नंबर डेंसिटी, ई का इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ए क्या था आपका कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए कंडक्टर का एरिया, ठीक है, और वीडी क्या थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये आपको रिलेशन मिलेगा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन। फिर देखो, अगर ए को डिवीजन में जान दो यहाँ पे, तो आई डिवाइड बाई ए क्या बन जाएगा करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी किसके बराबर होगी? एनईवीडी के बराबर, ठीक है। थोड़ा मैं स्पीड अप कर रहा हूँ तो एमसीक्यू भी अच्छे से हम कवर कर पाएं। अब देखो, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला था विथ रिलैक्सेशन टाइम पीरियड रिलेशन, रो इज इक्वल टू एम डिवाइड बाई एन स्क्वायर टाउ, ठीक है। तो ये इनके साथ रिलेशन था, टाउ रिलैक्सेशन टाइम पीरियड है, एम मास था, नंबर डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मानो कि इनको मुझे कंडक्टिविटी के रिलेशन में कन्वर्ट करना है, तो ऐसे बन जाएगा ना, रो की जगह पे 1/सिग्मा, तो मैं ऐसे डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि सिग्मा किसके बराबर होगा? एन स्क्वायर टाउ डिवाइड बाई एम, यस और नो? हाँ कि ना? ये क्या बनेगा? एन स्क्वायर टाउ डिवाइड बाई एम, क्लियर। रो इज इक्वल टू 1/सिग्मा, तो रेसिप्रोकल रिलेशन। फिर देखो, मोबिलिटी था, ठीक है, हाउ इजिली चार्ज कैन फ्लो थ्रू द कंडक्टर, ठीक है। तो मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, क्लियर। तो फिर आपका आगे का रिलेशन था, वहां से आपने ये देखो डिराइव किया था, यस और नो? सिग्मा एन इंटू म्यू, म्यू आपकी मोबिलिटी है, उनका यूनिट यहाँ पे होगा देखो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड, ठीक है। और यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, क्लियर। तो एक ये वाला रिलेशन भी खास याद रखना कि मोबिलिटी किस, दो रिलेशन याद रखना मोबिलिटी के लिए, एक म्यू इज इक्वल टू ई ई टाउ डिवाइड बाई एम। जब रिलैक्सेशन टाइम पीरियड गिवन हो तो ये वाला यूज करोगे आप। और यहाँ पे देखो, सिग्मा किसके बराबर होगा? एन ई इंटू म्यू के बराबर, ठीक है। जब हमें सिग्मा कंडक्टिविटी गिवन होगी, ठीक है, तो म्यू ये वाला यूज करेंगे, म्यू इज इक्वल टू क्या बनेगा? सिग्मा डिवाइड बाई एन। फिर देखो, ये सिंपल रिलेशन आपने लोअर सेक्शन में स्टडी किए होंगे पावर के लिए, ठीक है। P इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, क्लियर, यस और नो? हाँ कि ना? चलो, फिर देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर ये वाला था R1 प्लस R2 प्लस R3, और ऐसे n नंबर ऑफ रेजिस्टर होंगे तो क्या बनेगा? NR बनेगा, ठीक है। ये एमसीक्यू से थियोरेटिकल फंडा के बाद हमें एमसीक्यू करने, ठीक है, तो अपना नोटबुक भी साथ में रखना आप लोग। और पैरेलल कनेक्शन का ये वाला रिलेशन था, क्लियर, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टर होंगे इक्वल, ठीक है, तो ये क्या बनेगा? n डिवाइड बाय r 1/rp, तो rp क्या बनेगा? r डिवाइड बाय n, क्लियर। फिर देखो, कनेक्शन ऑफ सेल, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तो सेल का सीरीज कनेक्शन, और वहां पे हमने क्या किया था? पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन देखो, ये E1, यहाँ पे कौन है? E1, और यहाँ पे कौन है? E2। अब देखो, एक कौन है? इंटरनल रेजिस्टेंस R1 सेल 1 का, और एक कितना होगा? R2 होगा, क्लियर। अब देखो कि इक्वावेलेंट ईएमएफ क्या बनेगा? E1 प्लस E2। याद है मैंने आपको बोला था, एक सेल की नेगेटिव प्लेट दूसरे सेल की पॉजिटिव प्लेट के साथ कनेक्टेड होगी, तो ये सपोर्टिंग कनेक्शन है। ये कौन सा कनेक्शन है? सपोर्टिंग कनेक्शन। अगर दो प्लेट सेम वाली कनेक्टेड हो, मानो कि ये नेगेटिव प्लेट, और इनकी भी इनके साथ कौन सी प्लेट का कनेक्शन हो? नेगेटिव प्लेट, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है, रिवर्स कनेक्शन बोलते हैं उनको। और यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा? R1 प्लस, देखो यहाँ पे सेल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो देखो ये सेल 1 और ये कौन होगा? सेल 2। यहाँ पे होगा R1 और यहाँ पे क्या होगा? R2। थोड़ा मैं फास्ट जा रहा हूँ, ठीक है, वरना अपना 1 आवर का जो टारगेट है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो E इक्वावेलेंट क्या होगा? E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2।
जब भी आपको ऐसे दो सेल का कनेक्शन गिवन होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन होगा और आपको अगर उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ पूछे तो आप डायरेक्ट ये वाला यूज करोगे, ठीक है। और देखो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, तो ये R1 और ये R2 तो सीधी बात है एक दूसरे से पैरेलल कनेक्शन में, तो उन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। चलो फिर नेक्स्ट, ये देखो ये थोड़ा गुड सेट के लिए टॉपिक में नहीं है, लेकिन JEE नीट के लिए आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, और आपको टेक्स्ट बुक में भी इनको करना नहीं है। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, तो अब देखो कि करंट की मैक्सिमम कंडीशन क्या होगी। तो देखो जब n नंबर ऑफ सेल को मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँ, ध्यान से देखना यहाँ पे, ऐसे n नंबर ऑफ सेल को मैं सीरीज कॉम्बिनेशन में करूँ तो इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ किसके बराबर होगा। तो देखो आपने ये वाला फॉर्मूला स्टडी किया ना, E1 प्लस E2, तो ऐसे n नंबर ऑफ सेल कनेक्टेड होंगे सीरीज कनेक्शन में, तो उन सबका इक्विवेलेंट ईएमएफ किसके बराबर बनेगा, NE के बराबर, ठीक है, क्लियर। और देखो करंट तो किसके बराबर होता है, वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। आई हमेशा हम किसके बराबर लिखते हैं, वोल्टेज टोटल V डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस। अब देखो कि यहाँ पे ऐसे n नंबर ऑफ सेल को आपने कनेक्ट किया होगा, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, तो सबका सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगा, NR बनेगा कि नहीं। और ऊपर से ये सर्किट का रेजिस्टेंस, ठीक है, तो ये सर्किट की रेजिस्टेंस R, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या बनेगा, R प्लस NR के बराबर, ठीक है। और मैक्सिमम करंट के लिए क्या होगा कि आपकी जो टर्म्स है ना उनको स्मॉल करो, तो यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट के लिए क्या होना चाहिए, R मस्ट बी ग्रेटर देन NR, ठीक है, तो ये NE डिवाइड बाई क्या होगा, R होगा, क्लियर। अब देखो कि ये वाली कंडीशन पे आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा कि कौन सी कंडीशन पे मिलेगा, तो देखो ये I डिवाइड बाई E डिवाइड बाई R। अब देखो सेकेंड थिंग कि यहाँ पे सिंगल सेल होगा, यहाँ पे क्या होगा, सिंगल सेल के लिए, और यहाँ पे किसके लिए होगा, n नंबर ऑफ सेल के लिए, ठीक है। फिर देखो वैसे ही पैरेलल कनेक्शन में यहाँ पे m नंबर ऑफ रेजिस्टर को मैंने एक दूसरे के साथ कौन से कनेक्शन में किया, पैरेलल कनेक्शन के अंदर, तो देखो उन सब का इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो 1/R 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 m टाइम्स, तो उनका क्या बनेगा, ये देखो R डैश इज इक्वल टू R डिवाइड बाई m। तो देखो करंट का फिर से फॉर्मूला, ईएमएफ आपका E के बराबर। अब देखो आप बोलोगे कि सर ये ईएमएफ E कहाँ से बनेगा, तो ये देखो रेजिस्टर R और ये सबका कॉम्बिनेशन का रेजिस्टर। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप यहाँ पे देखोगे ना ये फार्मूला से, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना सबका, तो आप ये वाला फार्मूला यूज करोगे ना m नंबर ऑफ सेल के लिए, तो वो किसके बराबर मिलेगा आपको, E के बराबर मिलेगा, ठीक है, क्लियर। और फिर ये m को एलसीएम करके मैंने ये सिंप्लीफिकेशन किया। तो मैक्सिमम करंट के लिए क्या होना चाहिए, या R आपका कम होना चाहिए, ठीक है, R बाय M से, तो आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम करंट। अब देखो कि R ग्रेटर देन R डिवाइड बाई M होगा, तो I किसके बराबर होगा, E बाय R, तो ये तो एक सिंगल सेल का जो करंट होता है उसके बराबर मिलता है, ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन यूज करूँ तो ये तो मुझे क्या मिलेगा, एक सिंगल सेल का करंट। और यहाँ पे देखो m टाइम्स मतलब m नंबर ऑफ सेल, मतलब सीधी बात है ईएमएफ काफी ज्यादा होगा, ठीक है। और डिवाइड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सिंगल सेल, तो इंटरनल रेजिस्टेंस एक ही सेल का होगा, तो करंट तो आपको m टाइम्स मिलेगा ना, तो ये आपका मैक्सिमम करंट होगा। लेकिन कौन सी कंडीशन पे, जब ये R आपका क्या होगा, लेस देन R डिवाइड बाई M होगा, पहले से उल्टा। फिर देखो मैंने सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट किर्चॉफ लॉ, तो मैंने आपको वहाँ पे बोला था ना, याद है, किर्चॉफ लॉ के अंदर कि कैलकुलेशन की डायरेक्शन और आपकी करंट की डायरेक्शन आप खास करके चेक करोगे, और जो टेक्स्ट बुक में उनसे मैंने उल्टा करवाया था, ठीक है। और जो बाकी सब लोग डायरेक्ट कनेक्टेड है वो यहाँ पे एक बार देख लो कि यहाँ पे देखो फर्स्ट लूप अगर मैं कंसीडर करूँ ABCA, तो A कौन सी लूप होगी, ABC और A वाली लूप, ठीक है, यस और नो। तो अगर मैं यहाँ से कनेक्शन स्टार्ट करूँ, कैलकुलेशन स्टार्ट करूँ यहाँ से A से, तो देखो पहली कौन सी प्लेट मिली मुझे, पॉजिटिव प्लेट, तो उनका प्लस E1, ठीक है। फिर देखो इनकी करंट की डायरेक्शन ये वाली, और कैलकुलेशन मेरा क्लॉकवाइज में ऐसे जाएगा, तो दोनों के डायरेक्शन ऑपोजिट,
तो इनके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या कंसिडर करूंगा मैं, नेगेटिव। तो वो क्या लिखा है मैंने, -I1R1। ठीक है। फिर देखो फिर देखो कि ये रेजिस्टर ये कहाँ पे, ए टू सी वाला, देखो ये वाला रेजिस्टर, तो इनके अंदर करंट की डायरेक्शन है फ्रॉम ए टू सी। ठीक है। और कैलकुलेशन मेरा बनेगा यहाँ से ऐसे, तो ऑपोजिट बनेगा, तो उनके अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, माइनस। तो करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो वो वोल्टेज ड्रॉप आपकी क्या बनेगी, माइनस बनेगी। ठीक है। चलो फिर देखो सेकेंड लूप अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ सेकेंड लूप के अंदर, ठीक है, तो सेकेंड लूप कौन सा कंसिडर किया, सेकेंड लूप इज ACDA। सो दिस लूप ये जस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए, फिर MCQ में आपको काम में लगेगा। ये सेकेंड लूप बनेगा आपका ACDA। तो देखो सेकेंड लूप ACDA बनेगा, तो उनके लिए देखो यहाँ पे, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ तो ये करंट की डायरेक्शन, कैलकुलेशन की डायरेक्शन दोनों सेम होगी, तो इनके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। तो I1 प्लस I2 इंटू R2 क्या रहेगा, पॉजिटिव। प्लस देखो यहाँ पे फिर से ऐसे, तो अगेन वो सेम डायरेक्शन में होगा, तो I3 R3 इंटू I2 भी क्या बनेगा आपका, पॉजिटिव। और आगे जाके मुझे कौन सी प्लेट मिलेगी, नेगेटिव प्लेट, तो -E2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। जल्दी से मैं इनको खत्म कर रहा हूँ फार्मूलाज को, तो हम MCQ स्टार्ट करें। चलो फिर नेक्स्ट, व्हीटस्टोन ब्रिज इन बैलेंस स्टेट कंडीशन। तो देखो आपके चार दो साइड के आर्म साइड का रेजिस्टेंस का रेशियो अगर सेम होगा, तो बैलेंस अपना जो व्हीटस्टोन ब्रिज होगा दैट विल बी सेड टू बी इन बैलेंस स्टेट। ठीक है, गुड। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये बैलेंस स्टेट में जो ये वाली लाइन होगी वहां से करंट कितना होगा, 0। ठीक है। मतलब देखो ये दोनों साइड का रेजिस्टर का रेशियो किसके बराबर होगा, ये दोनों साइड के रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर। या तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि ये वाली साइड का रेजिस्टेंस और इनसे डिवाइड बाय ये वाली साइड का रेजिस्टेंस का रेशियो इन दोनों साइड के रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका फॉर्मूला बनेगा। अब देखो व्हीटस्टोन ब्रिज की जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थी, जो एक्चुअली लैब में आप यूज करोगे, दैट इज मीटर ब्रिज। कि कोई भी अननोन रेजिस्टर अगर फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे इनको कनेक्ट करो। ठीक है, क्लियर। और इस जोकी से ना आपको क्या पॉइंट अचीव करना, नल पॉइंट। ठीक है। तो देखो ये वाली साइड का रेजिस्टेंस और ये जो वायर इतना होगा उनका रेजिस्टेंस का रेशियो सेम होगा, तो इनका रेजिस्टेंस और इनका रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा, ये वाली साइड का रेजिस्टेंस और ये वाली साइड के रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर। मतलब देखो R डिवाइड बाई ये वाले वायर का रेजिस्टेंस इतने वायर का नल पॉइंट तक, और ये S डिवाइड बाई यहाँ से लेके ये वाले वायर का रेजिस्टेंस का रेशियो दोनों सेम होगा। कब, जब एक गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट कितना फ्लो करे, 0। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि R डिवाइड बाई S, मैंने आपको यहाँ पे बोला ना ये वाली साइड का रेजिस्टेंस का रेशियो ये वाली साइड का रेजिस्टर डिवाइड बाई ये वाली साइड का रेजिस्टर, इन दोनों साइड के रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर भी आप लिख सकते हो। मतलब R2 डिवाइड बाई R4 इज इक्वल टू R1 डिवाइड बाई R3 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो R, तो ये रहा R, यहाँ पे देखो S, R डिवाइड बाई S। फिर देखो इनका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनटू जो भी L1 होगा, तो वो तो दोनों के लिए सेम होगा, तो वो तो कैंसिल होगा, तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। तो L1 डिवाइड बाई 100 माइनस L1, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, रेजिस्टर R मिलेगा। लेकिन अननोन तो रेजिस्टर अपना यहाँ पे अगर होगा तो वो S किसके बराबर होगा, सब्जेक्टिव कर लो। एक बार सब लोग यस सर लिखो ना, कितने लोग प्रेजेंट है मैं चेक कर रहा हूँ। काफी लोगों को मैं जानता नहीं हूँ यहाँ पे। ठीक है, काफी सारे लोग डायरेक्ट कनेक्टेड है, काफी सारे। ठीक है, पहचान वाले 3-4 ही आए, बाकी सबको पता है सर लेक्चर की लिंक शेयर करेंगे। हाँ, ओके ओके चलो। तो यहाँ पे देखो फिर नेक्स्ट लास्ट थ्योरेटिकल पोर्शन अपना। ठीक है, पोटेंशियोमीटर याद है ना, पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द लेंथ ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियोमीटर की दो एप्लीकेशन थी, दो सेल का ईएमएफ कंपेयर करना था, ये टू वे आपकी स्विच थी। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ये स्विच को इनके साथ कनेक्ट करूँ और मानो कि नल पॉइंट मुझे यहाँ पे मिलेगा, तो ये फॉर्मूला लिखा था कि नहीं मैंने वहाँ पे,
कि E1 इज इक्वल टू K इंटू L1, K इंटू L1, ठीक है। के आपकी क्या थी, पोटेंशियल ग्रेडियंट थी। क्लियर। फिर देखो जब ये टू वे स्विच को, जब मैं टू वे स्विच को इनके साथ कनेक्ट करूँ, ठीक है, सेल 2 के साथ, तो वहाँ पे मैंने एक ये वाला इक्वेशन लिखा था, E2 इज इक्वल टू के L2, यस और नो। E2 इज इक्वल टू क्या लिखा था मैंने, के L2 के बराबर। क्लियर। तो आपको ये वाला रिलेशन मिला था, E1 डिवाइड बाई E2, E1 डिवाइड बाई E2 इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाई L2। ये AJ1 क्या है, तो देखो A2 J1 की लेंथ है, A2 J1 की लेंथ है, ठीक है। क्लियर। तो AJ2 क्या होगा, यहाँ से लेके ये AJ2 क्या होगा, देखो ये यहाँ से ये और ये वाली लेंथ होगी। अब देखो दूसरा मैंने ये भी बोला था कि ये जो मीटर ब्रिज है ना, ये जो मीटर ब्रिज है, ठीक है, ये वाली इनकी जो कॉपर स्ट्रिप होती है ना, उनका स्ट्रिप क्यों रखते हैं, क्योंकि इनका ज़्यादा एरिया होगा तो उनका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। इसीलिए ये जो कॉपर की स्ट्रिप होगी ना, ये वाली स्ट्रिप, उनका रेजिस्टेंस हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है, एकदम नेग्लिजिबल के बराबर। इसीलिए वार को यहाँ से ऐसे कनेक्टेड है। फिर देखो लास्ट फॉर्मूला, की फॉर्मूला में हमने क्या किया था, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया था सेल का बाय यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर। तो देखो ऐसे था कि नहीं, यस और नो, ये कनेक्शन था, हाँ कि ना। क्लियर। और ये इंटरनल रेजिस्टेंस मुझे किसके बराबर मिला था, R इज इक्वल टू E1 डिवाइड L1 डिवाइड बाय L2 माइनस 1 इंटू R के बराबर। क्लियर। चलो फिर देखो यहाँ पे अब स्टार्ट हो रही आपकी पोल, फर्स्ट एमसीक्यू। देखो अभी अभी इनके बाद जो भी मेरे नेक्स्ट लेक्चर होंगे ना, तो सारे लेक्चर एमसीक्यू के बेसिस पे होंगे, और मैं जहाँ पे एंड करूँगा ना वहीं से कंटिन्यू करूँगा। कि मानो कि आज 10 एमसीक्यू के, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम और आगे करेंगे, और हर एक यूनिट के अंदर अपना टारगेट रहेगा कि हम एटलीस्ट 100 एमसीक्यू करें, ठीक है। चलो तो फर्स्ट आंसर दो मुझे। ओके, सलोनी ने आंसर दिया, मैंने पोल क्रिएट नहीं किया, ठीक है। चलो पोल मैं क्रिएट कर देता हूँ, चलो आंसर दो, आंसर दो मुझे, आंसर 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 आंसर। 80% आर करेक्ट, ठीक है। 80% लोगों का आंसर सही है। अभी आपके पास 16 सेकेंड है, 15 सेकेंड है, चल जल्दी से करो। सिंपल सा, इनसे ज़्यादा सिंपल एमसीक्यू ये वाले लेक्चर के अंदर नहीं होगा। ये मुझे यहाँ पे ना थोड़ा आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल मुझे समझ में आएगा। ये जो काफ़ी ए और बी टिक करने वाले हैं ना, उनको काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। देखो सबसे 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 एक मिनट, सबसे फर्स्ट स्लाइड पे क्या था, आप भूल गए। एक करंट डेंसिटी था कि नहीं, ये क्या है, J इज इक्वल टू आई डिवाइड बाई है कि नहीं। इतना सिंपल एमसीक्यू कोई नहीं पूछेगा आपको एग्जाम में, कभी भी नहीं, ठीक है। इतना सिंपल एमसीक्यू कोई नहीं पूछेगा आपको। चलो तो ये मिल गया, आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट इनका आंसर दो मुझे। अब देखो कि यहाँ पे आपको जो आंसर करना है ना, तो आप ऐसे अक्कड़ बक्कड़ मत करना, थोड़ा टाइम लो। देखो अभी भी मैंने पोल क्रिएट नहीं किया, आप क्वेश्चन को रीड करो ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो, समझो, फिर मैं पोल क्रिएट कर रहा हूँ, और पोल के अंदर ना मैं करेक्ट आंसर चेक करूंगा यहाँ पे। चलो अभी क्वेश्चन रीड कर लिया आप लोगों ने, अभी आपका पोल स्टार्ट होगा 30 सेकेंड का। 40% आंसर इज बी, 40% आंसर ए, 20% ओके, बी पे ज़्यादा है, 50% है। ओके वेरी गुड, अभी भी 15 सेकेंड है, आप मुझे और बता सकते हो। ओके कोई नहीं, चलो ये पोल खत्म हो जाए फिर मैं आपसे शेयर करता हूँ आंसर। ओके तो यहाँ पे देखो, ओके तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, अक्रॉस अ मेटालिक कंडक्टर ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एट अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड द क्वांटिटी विच रिमेन कांस्टेंट अलोंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब देखो अगर मानो कि एक कंडक्टर में कंसीडर करूँ
ठीक है। ये अगर ये कंडक्टर अगर मैं कंसीडर करूं, अब देखो सेकंड, ये देखो इनका क्या आंसर दिया, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल मतलब देखो यहाँ पे उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, जैसे ये वाली डायरेक्शन में जा रहे हैं उनका क्रॉस सेक्शनल इंक्रीज हो रहा है, और इनको जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस दिया वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो अलोंग द लेंथ ये चार में से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आपकी कांस्टेंट रहेगी? तो देखो J इज इक्वल टू आई डिवाइड बाई ए। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे जैसे ही आप ए वाली डायरेक्शन में जाओगे तो एरिया तो चेंज हो रहा है, ठीक है, तो करंट डेंसिटी भी चेंज होगी, यस और नो, हाँ कि ना, यस और नो। ठीक है, फिर देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सेकंड आपको यहाँ पे कहीं पे पूछा है ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर होगी, J डिवाइड बाई एन। अब देखो ये दोनों जान दो, अगर यहाँ पे करंट डेंसिटी चेंज हो रही है तो मतलब ये J चेंज होगा तो ये VD भी चेंज होगी, यस और नो। फिर देखो थर्ड कौन सी है, थर्ड कौन सी क्वांटिटी है, I इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी। अब देखो I इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी होगा, क्यू होगा अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉसिंग द क्रॉस सेक्शन, ठीक है, टी आपका टाइम इंटरवल होगा, तो वो यहाँ पे सेम रहेगा। क्लियर कि जितना चार्ज यहाँ से 1 सेकेंड में निकलेगा ना उतना ही चार्ज ये वाले क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में निकलेगा। ठीक है, तो करंट आपका क्या रहेगा, सेम। और एक आपको पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, देखो एक आपको पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है, ये वाला। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये पोटेंशियल V होगा, ये पोटेंशियल V होगा, V इज इक्वल टू ई इंटू टी। तो देखो अगर मैं अक्रॉस दी यहाँ पे इतने कंडक्टर के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस करूँ वो चेंज होगा, यहाँ पे चेंज होगा पोटेंशियल, और ये पूरे कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V के बराबर, मतलब अक्रॉस दी लेंथ आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होगा, तो मैं बोल सकता हूँ V भी आपका चेंज होगा। ठीक है, क्लियर। तो ये I इज इक्वल टू क्या रहेगा, सेम Q बाई टी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ कि नहीं सबको, यस और नो, आ कि ना, यस और नो, चल जल्दी से, आ कि ना, जितने भी लोग हैं सबको समझ में आ कि नहीं, ओके चलो वेरी गुड। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइंस द करंट इन द कंडक्टर। अगर मानो कि एक कंडक्टर है, ठीक है, और एक कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो नीचे कौन सी प्रॉपर्टी आपको करंट को डिफाइन करेगी। अब देखो थर्मल वेलोसिटी आपको पता है ना, टेम्परेचर की वजह से उनका जो एटम्स होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, जो उनका वाइब्रेशन हो रहा है वो। चलो तो मुझे यहाँ पे करेक्ट आंसर जल्दी से बताओ। चलो मैंने पोल क्रिएट कर दिया है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड थर्मल वेलोसिटी, याद है आपने थर्मल वेलोसिटी थर्ड यूनिट के अंदर फर्स्ट टेक्स्ट बुक सॉल्व न्यूमेरिकल किया था, VRMS वाला फार्मूला। नो, देखो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है ना एक मैक्सिमम लोगों का गलत आंसर। चलो यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला नहीं है, I इज इक्वल टू एन ई वी टी आपके पास, यहाँ पे कहाँ पे थर्मल स्पीड है, कहीं पे नहीं है, ये आपकी कौन सी स्पीड है, एक ही स्पीड है, कौन सी स्पीड है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आंसर क्या रहेगा भाई साहब, ओनली ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल डिफाइन दी करंट, यस और नो। चलो फिर नेक्स्ट, ये देखो ये सबसे थोड़ा आपको ज़्यादा टाइम लेगा, तो आपको क्या करना है, करेक्ट मैचिंग करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला कौन सा होगा, पोटेंशियल का कौन सा होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का कौन सा होगा। चलो जल्दी से करो, ये तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा। अगर किसी को डायमेंशनल फॉर्मूला अभी मैंने सारे करवाए, देखो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का किया, पोटेंशियल का भी हमने किया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी का भी किया, ठीक है, कंडक्टिविटी का भी किया था वहाँ पे। चलो मैं पोल क्रिएट कर रहा हूँ, आपको याद है तो डायरेक्ट करो या तो फिर आपको फॉर्मूला से करना पड़ेगा। चलो तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा, चलो पोल क्रिएटेड है, आपको आंसर देना है। ये देखो जब भी ऐसे कोई एमसीक्यू हो ना तो आप एटलीस्ट चेक करो इनको कैसे सॉल्व करना, मैं आपको सिखाता हूँ, रुको एक मिनट। आप पोल क्रिएट किया है मैंने तो आंसर दे दो आप लोग।
और नेक्स्ट लेक्चर में थ्योरेटिकल पोर्शन बिल्कुल नहीं होगा, डायरेक्ट एमसीक्यू पोर्शन होगा अपना। ऐसे ही स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है, यस और नो, ऐसे एमसीक्यू सेशन स्टार्ट कर देंगे। थ्योरेटिकल फंडा मैंने आपको सबको करवा दिया, अभी डायरेक्ट जो भी होगा अप टू 100 तक ऐसे एमसीक्यू करने हैं हमें, और मैं ट्राई करूंगा कि एक वीक के अंदर 2-3 सेशन कर लूँ तो जल्दी से खत्म हो। तो देखो जब भी ऐसे एमसीक्यू गिवन हो ना, तो देखो ए के साथ में कौन है, क्यू है, ठीक है, ए के साथ में क्यू है, ठीक है। चल देखो ए के साथ में यहाँ पे कौन है, पी है, ए के साथ में पी है। तो पहले ना आप ए का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो, ठीक है। तो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला या तो क्यू देखो होगा, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, ए सी में से, यस और नो, आगे ना ए या सी में से सही होगा ना। फिर सेकेंड का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो, तो मतलब आपके पास 2 ऑप्शन रह गए कि ये दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, ठीक है। फिर आप देखो, फिर बी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ठीक है। तो अगर ये दोनों मैच कर जाए, दोनों में से कोई एक मैच करेगा, बस 2 में आपका आंसर खत्म होगा। हाँ, लेकिन बाकी के ऑप्शन भी आपको चेक करने रहेंगे। समझ में आ कि नहीं मैंने क्या बोला, कि अगर मानो कि ए का डायमेंशनल फॉर्मूला मिला, तो मानो कि आपको करेक्ट आंसर मिला क्यू, ठीक है, मानो कि आपको क्या मिला, करेक्ट आंसर क्यू। तो देखो ए का क्यू, यहाँ पे भी ए का क्यू, ए का पी और ए का पी, ये तो दोनों गलत हो गए कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना, ये दोनों आपकी गलत हो गई, ठीक है। मतलब अभी नेक्स्ट जो आंसर होगा ये दोनों में से एक होगा। तो फिर आपने क्या किया, बी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला। तो बी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला, तो मानो कि आपको ये दोनों में से एक आंसर मिलेगा ना, या तो एस वाला ऑप्शन होगा या तो आर वाला होगा। तो मानो कि आर वाला होगा तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे निकालते, चलो। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालना है, देखो मैंने यहाँ पे फिर से रिपीट किया आपको, R इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आई, और मैंने एक फार्मूला लिखा था आगे कि W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। तो वहाँ से मैंने इनका डायमेंशनल फार्मूला लिखा है, ठीक है, क्लियर। V इज इक्वल टू क्या, W डिवाइड बाई क्यू, V इज इक्वल टू क्या, W डिवाइड बाई क्यू। तो W का डायमेंशनल फार्मूला देखो M1L2T-2, एक क्यू का क्या होगा, A1T1, और एक करंट का कितना होगा, A1 यहाँ पे, ठीक है। तो इनको मैंने सॉल्व किया, मुझे ये वाला ऑप्शन, ए वाला डायमेंशनल फॉर्मूला मिला M1L2T-3A-2। मतलब देखो क्या होगा, ए क्यू वाला होगा ना M1L2T-3A-2, क्लियर, यस और नो, क्लियर। फिर मैंने क्या किया, सेकेंड क्वांटिटी के लिए देखा, मानो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, ठीक है। तो V इज इक्वल टू W डिवाइड बाई क्यू, वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है, ये चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला, तो मुझे इनका मिल गया, ठीक है। बस 2 में मेरी बात खत्म हो गई। फिर आपको आगे करना है फिजिकल क्वांटिटी के लिए और क्वांटिटी के लिए आप कर सकते हो, क्लियर। तो हमेशा याद रखो, डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो आपके पास एक क्या होना चाहिए, फार्मूला। अगर फार्मूला भी नहीं होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पास क्या होना चाहिए, उनका यूनिट, तो आप आराम से कर सकते हो। चलो यहाँ पे, चलो ए वाला, ओके, चलो ए क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल है। देखो थोड़ा थोड़ा मैं लेवल अप करके जाऊंगा, ठीक है, ऐसे सडनली नहीं कर दूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 5 के अंदर करेक्ट आंसर, चलो जल्दी से करो, मैं पोल क्रिएट कर रहा हूँ। देखो सिंपल है, मैं आपको हिंट दे दूँ, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो इनका इक्विवेलेंट निकालोगे, इनका इनके साथ इनका सीरीज कनेक्शन होगा, तो आप टोटल करंट निकालो पहले। आप क्या निकालोगे, टोटल करंट, तो इनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस। चलो पोल में क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, आप आंसर दो मुझे। चलो 25%, अभी देखो काफी सारे लोग हैं विदाउट कैलकुलेशन आंसर दे रहे, काफी सारे लोग विदाउट कैलकुलेशन आंसर दे रहे। चलो लास्ट में मैं ना शेयर करूंगा आपसे सब, आपका रिपोर्ट कार्ड। चलो तो यहाँ पे देखो आप ध्यान से, तो कहाँ गया, ओके ए, चलो तो सिंपल है यहाँ पे देखो,
ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, मानो कि इनको रेजिस्टर R2 बोलूँ और इनको क्या बोलूँ R3 बोलूँ, तो ये दोनों का कौन सा कनेक्शन है? पैरेलल कनेक्शन। और ये पैरेलल कनेक्शन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये वाला होगा कि नहीं? R2 इंटू R3 डिवाइड बाय R2 प्लस R3, यस और नो? हाँ कि ना? ये दोनों कौन से कनेक्शन में? पैरेलल कनेक्शन में, तो दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये होगा कि नहीं? यस और नो? क्लियर? हाँ। फिर ये दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा वो इसके साथ कौन से कनेक्शन में? सीरीज कनेक्शन में। तो ये R1 प्लस ये दोनों का इक्विवेलेंट, ठीक है? तो इन दोनों की इक्विवेलेंट कितनी होगी? R2 प्लस R3, R2 इंटू R3 डिवाइड बाय R2 प्लस R3, और इनका ये कनेक्शन। तो देखो टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस क्या मिलेगा? A6 प्लस इन दोनों का इक्विवेलेंट करोगे, ठीक है? तो 8 इंटू 8 डिवाइड बाई 8 प्लस 8, 64 डिवाइड बाई 16 मतलब 4। तो टोटल रेजिस्टेंस आपको कितना मिला? 10 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितना मिला आपको? 10 ओम। तो करंट किसके बराबर होगा? I इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आर, यस और नो? हाँ कि ना? I इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आर। तो क्या मिलेगा? 10 वोल्ट। ये देखो वोल्टेज कितना है? 10, और रेजिस्टेंस क्या मिला? 10। तो 10 डिवाइड बाई 10 क्या बन जाएगा? 1 एम्पियर। मतलब यहाँ से जो करंट निकलेगा, यहाँ से ये जो करंट निकलेगा वो कितना होगा? 1 एम्पियर के बराबर, ठीक है? तो देखो इनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या रहेगा? तो ये रेजिस्टर कितना? 6 ओम, और करंट कितना? 1 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस कितना होगा? 6 वोल्ट, यस और नो? चलो फिर देखो नेक्स्ट यहाँ पे, फिर चलो ये तो क्वेश्चन अपना था, ये 6 ओम के अक्रॉस फाइंड आउट करना था, ठीक है? अगर मानो कि मैं चेंज करके बोलूँ कि ये 8 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, कौन बोलेगा? देखो यहाँ से डायरेक्ट मुझे बोल दो कि ये अगर मुझे इनके अक्रॉस 6 वोल्ट मिला है, ठीक है, ये रेजिस्टर के अक्रॉस मुझे 6 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप मिला है, तो ये 8 ओम के अक्रॉस कितना होगा, कौन बोलेगा? जल्दी से डायरेक्ट कैलकुलेट करके, कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। शीतल आपका आंसर गलत है बता। स्वेन सलोनी आपका भी गलत है, आंसर गलत है दोनों का। सिंपल है, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में इनके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इनके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ये दोनों के अक्रॉस तो सेम होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल कनेक्शन में, ठीक है? क्लियर? तो इनके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप और इनके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप का एडिशन करोगे ना तो टोटल कितना बनेगा? 10 वोल्ट। तो अभी आपको इनके अक्रॉस अगर 6 वोल्ट मिल गया, इनके अक्रॉस 6 वोल्ट मिल गया, तो इनके अक्रॉस क्या होगा? 4 वोल्ट, यस और नो? हाँ, ठीक है। और अगर आप फार्मूला यूज करोगे, तो क्या होगा? सिंपल, वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? रेजिस्टेंस इनटू करंट। अब देखो अगर यहाँ से करंट 1 एम्पियर फ्लो करके आ रही है तो ये तो दोनों इक्वल रेजिस्टर है, तो दोनों के अंदर करंट हाफ हाफ जाएगी, मतलब 0.5 एम्पियर इनके अंदर फ्लो करेगी और 0.5 एम्पियर इनके अंदर फ्लो करेगी। तो उनके कैलकुलेशन से भी आपको आंसर क्या मिलेगा? 4 वोल्ट। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखो थोड़ा लेवल अप होगा यहाँ पे आपका। चलो देखो, A and B are 2 points of a non-uniform ring of radius R, ठीक है? और ये पूरी रिंग का देखो, ये ध्यान से सुनना, रेजिस्टेंस ऑफ द रिंग इज R ओम। मतलब ये पूरी जो रिंग है ना, ये पूरी जो यहाँ पे रिंग है ना आपकी, उनका रेजिस्टेंस कितना गिवन है आपको? R के बराबर, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A and B विल बी हाउ मच? ए पॉइंट ए और यहाँ पे कौन है? पॉइंट बी। तो उनका रेजिस्टेंस क्या होगा? सबसे पहली बात कि ये दोनों जो पॉइंट के अक्रॉस रेजिस्टर होगा ना, तो वो मतलब किसका पूछा है पता आपको? ये वाला कोड आपका और ये वाला इतना। सेकेंड थिंग कि इनका और इनका ना पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा क्योंकि यहाँ पे जंक्शन बनेगी, ये पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे क्या बनेगी? जंक्शन बनेगी, ठीक है? तो आपको ना पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्वेशन यूज करना है, लेकिन वो इक्वेशन यूज करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इनका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, और इनका रेजिस्टेंस आप फाइंड आउट करोगे फिर जाके वो पैरेलल का फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना, ठीक है? चलो तो मैं अभी पोल क्रिएट कर देता हूँ, आप मुझे आंसर दे दो, चल जल्दी से।
50% answer is option number C. No. 0% answer D. 38% answer B. कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ है। ये तेज करके कौन है? चलो समझ में आ रहा है कि नहीं अभी तक? अगर 50% से ज़्यादा लोगों को समझ में आ रहा है मतलब मुझे अनअकैडमी चालू रखना चाहिए। ठीक है, अगर 50 से कम परसेंट है तो बेटर है मैं बंद ही कर दूँ। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? 86%। तो ये 14% लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रहा है? 13% लोगों को क्या प्रॉब्लम है कि आपको समझ में नहीं आ रहा? आपको क्या लगता है मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए? ये जो मेरा प्रेजेंटेशन आपको दिख रहा है वो इम्प्रूव करूँ? सजेशन दे दो आपने। तो नेक्स्ट टाइम 87% है जिनको समझ में आ रहा है। ठीक है, 87% है समझ में आ रहा है, 13% को नहीं है। तो वो बेटर है कि वो 13% है ना, वो मुझे सजेशन दे कि सर आप यहाँ पे मतलब इम्प्रूवमेंट करो तो और अच्छा है, मुझे बता दो। तो नेक्स्ट लेक्चर में वो करके दिखाए। क्या आपको ऐसे चाहिए कि ये जैसे ये पूरा लिखा है, ठीक है, तो ये मेरी राइटिंग खराब है ना, वो तो पहले से ही है इतनी। ठीक है, तो राइटिंग तो अभी इम्प्रूव नहीं हो सकती, मेरा हाथ ना एकदम वो हो गया अभी। तो मैं बेटर है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये जो सॉल्यूशन है ना वो भी कंप्यूटराइज कर दूँ, तो वो भी हो जाएगा, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे देखो आपको ना ऐसे गिवन है ना, ये आपका ये भी वाला था पोर्शन और ये देखो ये वाला। तो यहाँ पे देखो आपने क्वेश्चन रीड किया ध्यान से कि पूरे वायर का रेजिस्टर, पूरे रिंग का रेजिस्टर कितना है? आर के बराबर। तो देखो पूरे रिंग का रेजिस्टर किसके बराबर है? आर के बराबर। तो रिंग की लेंथ किसके बराबर होगी? 2 पाई आर के बराबर होगी कि नहीं? यस और नो? हाँ कि ना? ए रिंग की लेंथ होगी कि नहीं 2 पाई आर के बराबर? यस और नो? हाँ कि ना? ठीक है, तो अगर मैं इनको डेल्टा लिखूँ, अगर मैं इनको क्या लिखूँ? डेल्टा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, मतलब यूनिट लेंथ का रेजिस्टर कितना होगा? ये वाला। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे इनकी लेंथ निकाल दूँ, इनकी लेंथ निकाल लूँ ए बी। अब आप बोलोगे कि सर ए बी की लेंथ कैसे निकालोगे? तो थीटा इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाई रेडियस। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाई रेडियस। तो आर्क किसके बराबर बनेगा? रेडियस इंटू थीटा के बराबर बनेगा कि नहीं? यस और नो? तो देखो लेंथ ऑफ आर्क क्या मिलेगा मुझे? रेडियस इंटू थीटा। यस और नो? लेंथ ऑफ आर्क क्या मिलेगा मुझे? रेडियस इंटू थीटा। और ये रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ जो मैंने आपको आगे लिख के दिया कितना होगा? आर डिवाइड बाई 2 पाई आर। तो देखो यहाँ से आर डिवाइड बाई 2 पाई आर। मुझे आपको एक्सप्लेन करना है ना तो मुझे सब लिखना पड़ेगा क्योंकि राइटिंग इसके अंदर अभी मेरी प्रैक्टिस नहीं है तो उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो आर डिवाइड बाई क्या होगा? 2 पाई आर। तो देखो ये जो आर्क होगी ये वाली, उनका रेजिस्टेंस मुझे क्या मिला? तो आर डिवाइड बाई 2 पाई आर इंटू आर थीटा। तो ये क्या मिला? R1 मुझे क्या मिला? आर थीटा डिवाइड बाई 2 पाई। ये क्या मिला मुझे? ठीक है, R1 इज इक्वल टू आर थीटा ए मिल गया ना मुझे? यस और नो? ये वाला। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। फिर देखो सेकेंड आर्क, तो सेकेंड आर्क तो यहाँ से लेके ये वाला होगा। चलो, तो आपको ना यहाँ पे थीटा खाली बदलना है। ये जो थीटा है ना वो ये वाला एंगल था। तो मुझे ये बता दो आप लोग कि ये जो एंगल होगा वो कितना होगा? 2 पाई माइनस थीटा होगा कि नहीं? यस और नो? ये एंगल कितना होगा? 2 पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे ध्यान से देख के मुझे बोलो ये एंगल कितना बनेगा? 2 पाई माइनस थीटा। ये वाला एंगल क्या बनेगा? 2 पाई माइनस थीटा। तो देखो ये थीटा की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई माइनस थीटा। अब देखो ये रेजिस्टर इनका R1 और इनका क्या होगा? ये
R2 दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की फार्मूला बनेगी कि नहीं? यस और नो? हाँ कि ना? दिस विल बी फॉर्मूला